10th का ज्योमेट्री है ट्रायंगल चैप्टर। ये पहला थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम। वैसे कोई भी थ्योरम इम्पोर्टेंट ही होता है। अगर थ्योरम नहीं समझोगे तो हिसाब बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम लोगों को बतला दे, ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में सबसे भारी समझा जाता है। एक हम भारत सरकार का ये सर्वेक्षण देखे थे, 2004 ईस्वी की बात है। तो भारत के टॉप स्कूल लिया गया था, 5000 स्कूल, और किसी में भी मिनिमम बच्चा था तो 4000 था, उससे ऊपर था। तो सर्वेक्षण का रिजल्ट ये है, 88 को मैथमेटिक्स भारी लगता है। और मैथमेटिक्स में भी ये ज्योमेट्री बहुत भारी लगता है, समझ से बाहर होता है। मेरा चैलेंज है आदित्य ग्लोबल पर जो देखेगा पार्ट 1 से, उसके लिए ज्योमेट्री से हल्का कोई मैथ ही नहीं होगा। मैथ के नाम पर आदित्य ग्लोबल में जितना डिटेल से समझाया जाता है उतना डिटेल से किसी भी चैनल पर नहीं समझाया जाता है। तो देखो तुम लोग इस थ्योरम को, थ्योरम नंबर 1 है, बुक में दिया हुआ है 6.1। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो इस थ्योरम को समझने के लिए एक बात तुम लोग को समझना जरूरी है, जो कि बेस ऑफ ज्योमेट्री पॉइंट टू सर्किल पार्ट 1 से 60 तक है, काफ़ी डिटेल में उसमें बतला दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लो। मान लो कोई त्रिभुज है, ये कोई ABC त्रिभुज है। तो इसमें कितने आधार हैं? किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, तो तीनों भुजा को आधार मान सकते हैं। अगर हम लोग निकाले एरिया ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा न जी, तो 1/2। अब इस ABC त्रिभुज में आधार किसको मानेंगे? BC को मान सकते हैं, AB को भी मान सकते हैं, AC को भी मान सकते हैं। मान लो हम लोग BC को आधार माने, तो BC आधार के लिए ऊंचाई खोजना है। किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई की परिभाषा हम बहुत डिटेल में बतला दिए हैं पॉइंट टू सर्किल में। किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी त्रिभुज में किसी आधार की ऊंचाई उस आधार के सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर खींचे गए लंब को कहते हैं। तो मान लो ये आधार है, यहाँ से हम लंब खींचेंगे तो ये लंब को नीचे की ओर बढ़ाते चले जाओगे, लेकिन BC आधार B को CB को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसको कोई बिंदु मान लो D, तो ये बिंदु A से AD लंब BC की ओर पीछे की ओर बढ़ाई गई भुजा पर है। यानी भुजा तो यही है, BC पीछे की ओर बढ़ाना पड़ा। अब तो लोग कल्पना करो, यही हो गया ऊंचाई H, किसके लिए? BC के लिए हो गया। क्यों हुआ? कल्पना करो ऐसा टेंट है, किसी का घर ही ऐसा है, ये झुका हुआ है। तो इस घर में बैठे हुए लोग के लिए यहाँ तक देखेगा तो ये घर कितना ऊंचा है। तो घर पर चढ़ जाओ, यहाँ से एक रस्सी गिराओ, सीधा जहाँ तक आएगा तो हम लोग कहेंगे यही ऊंचाई है, कहेंगे न जी। यानी घर ABC की ऊंचाई AD है, जितना मीटर हो। तो BC को आधार मानेंगे तो AD हो गया ऊंचाई। तो इसमें AD गुने AD लिखाएगा, फिर ये हो गया 1/2 गुने BC गुने AD को H मान लो, इतना होगा। अब कल्पना करो इसी चित्र में
इस चित्र में हम लोग आधार BC को अब नहीं मानेंगे। ठीक से समझो, इस थ्योरम में ऐसा है, मान लो AB को आधार मानेंगे तो 1/2 गुने AB, तब ऊंचाई क्या लेंगे। तो इसको ऐसे झुकाओ, कहने का अर्थ AB आधार के लिए इसके सामने वाले शीर्ष से AB आधार पर खींचे गए लंब को AB का ऊंचाई कहेंगे। त्रिभुज में ऊंचाई की परिभाषा ही यही होती है। तो AB को आधार मानेंगे तो इसके सामने वाले शीर्ष से AB पर लंब खींचेंगे, तो ये भी तुमको पीछे की ही ओर बढ़ाना होगा ऐसे। और यहाँ पर D मान लो। तो AB आधार के लिए CD ये 90 डिग्री हो गया, CD हो गया तुमको ऊंचाई। बात को समझ रहे हो। पुनः मान लो हम लोग अब AC को आधार मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में 1/2 गुने आधार AC, ऊंचाई इसके लिए क्या होगा। तो AC के पास यहाँ चले जाओ, सामने में ये दिखलाई देगा सामने वाला शीर्ष, तो AC को आधार मानेंगे तो AC के सामने वाला कोण से AC पर खींचा गया लंब AC के लिए ऊंचाई होगा। तो मान लो ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ BD ऊंचाई हो जाएगा। इस बात को समझ गया। अब देखो ये थ्योरम की बात। तो थ्योरम में फिर समानांतर की चर्चा है, ये तो बोल ही दिए हैं। समानांतर रेखा एक दूसरे से कहीं नहीं और कभी नहीं मिलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर बढ़ाई जाए। समानांतर रेखा समान जोड़ अंतर, समान अंतर पर चलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। तो थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो पहले हम लोग यहीं तक आते हैं। मान लो कोई त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है। तो इसमें कहा था यदि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो BC के समानांतर भी हम लोग खींच सकते हैं, AB के समानांतर भी खींच सकते हैं और AC के समानांतर भी खींच सकते हैं। समझ गया। तो चित्र के अनुसार समझने में अच्छा रहेगा। ये सीधा है तो हम लोग BC के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। BC के समानांतर DE एक रेखा खींचे। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा, एक समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा खींचेंगे तो संगत कोण बराबर होगा, इसकी चर्चा इसमें नहीं करना है। चलो इसके समानांतर एक DE रेखा खींचे तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये एक भुजा के समानांतर जो रेखा खींचे हैं, ये DE रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजा को, तो अन्य दो भुजा में AB और AC हो गया। कहता है इसको समान अनुपात में ये रेखा काटती है। इसका मतलब हुआ, मान लो AD 2 भाग है, DB 3 भाग है। इसको ऐसे समझ लो 2 और 3 5 सेंटीमीटर है ये AB, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक और 3 सेंटीमीटर यहाँ तक। इसके बाद मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, 6 cm, चलो ऐसे 6 cm है और ये 9 cm है।
तो देखो तो समान अनुपात में काट रहा है। डी ई रेखा ए बी को किस अनुपात में काटा, यानी ए डी अनुपात डी बी, ए डी अनुपात डी बी। तो ये रेखा दूसरी रेखा को जिस अनुपात में काट रही है 2:3, यानी 2 भाग और 3 भाग में, तो डी ई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी को भी, ए सी को काट रहा है 6 भाग और 9 भाग में। तो ए ई अनुपात ई सी हम निकालो कितना हो गया, ये हो गया 6:9। इसको निकालेंगे तो ये 2/3 हुआ, इसको निकालेंगे 6/9, कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर 2/3। ये हो गया 2:3, ये भी हो गया 2:3। देखो ए डी और डी बी 2 भाग 3 भाग में कट रहा है, पूरे ए बी 2 भाग और 3 भाग में, ए ई और ई सी भी 2:3 में ही कट रहा है। देख लिया ना, इसका मतलब है बी सी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो साबित ये करना है यह खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, यह साबित करें। तो समान अनुपात का अर्थ समझ गया। इतना तक तो हिसाब में दिया हुआ है। अब इससे आगे हम लोग बनावट, यानी अपने मन से जो फिगर में देते हैं इसको बनावट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो ए डी पर बिंदु ई से लंब खींचेंगे, इसको F मान लेते हैं, क्योंकि ई एफ लंब ए डी पर खींचे हैं तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और फिर बिंदु डी से ए ई पर एक लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद बनावट में ही डी को सी से मिलाएंगे, और बी को ई से मिलाएंगे। बनावट में इतना ही करना है, डी को सी से मिला दो, बी को ई से मिला दो, बिंदु ई से ए डी पर एक लंब खींचो और बिंदु डी से ए ई पर एक लंब खींचेंगे। समझ गया। तो जैसे लिखना है कैसे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समानांतर डी ई है, तब देंगे बनावट, सॉरी, तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा डी ई ए बी एवं ए सी को समान अनुपात में काटता है, अर्थात ए डी बटा डी बी, ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी, ए ई अनुपात ई सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यानी ये साबित करो या ये साबित करो, बात है बराबर है। तो ये साबित करना है, यहाँ हम लिख देते हैं टू प्रूव, यानी साबित करना है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये साबित करना है। देखो इजी है, ढंग से देखते जाओ, तमाम बात समझ जाओगे। ए डी बटा डी बी, तो ए डी को आधार मानो, तो ए डी को आधार मानेंगे तो ए डी ई एक त्रिभुज है न जी। तो यहाँ ए डी है पहले, तो ए डी को आधार मानेंगे, तो त्रिभुज कौन सा लेना होगा, ए डी ई।
लिखेंगे एरिया, ADE। इसका अर्थ बतलाए हैं पिछले पाठ में। 3 ठो शीर्ष है तो त्रिभुज है, 4 ठो रहता तो चतुर्भुज, 5 रहता तो पंचभुज। अब पीछे में AR, एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज बोलेंगे इसको, 3 शीर्ष त्रिभुज में होते हैं, इसको बोलेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। कोष्ठ देना जरूरी है। तो ये हो गया 1/2। आधार किसको मानेंगे? AD को। AD आधार गुने ऊंचाई, AD को आधार मानेंगे। तो AD के सामने वाले शीर्ष, त्रिभुज ADE में गौर करो, सामने वाला शीर्ष ये है, तो इसे खींचा गया लंब ऊंचाई होगा AD के लिए। तो EF लंब है, ऊंचाई हो गया, तो EF ये हो गया समीकरण 1। इसमें 6-7 समीकरण बनेगा। तो AD निकाल लिया। DB, तो DB देखो किस त्रिभुज में आता है? तो त्रिभुज DBC देखो आता है। तो एक आता है फिर DBE, यानी दोनों त्रिभुज में DB आ रहा है। तो हम लोग इसको छोड़ करके ये वाला लेंगे, ये। तो एरिया DBE का, एरिया DBE बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया DB। चलो बोलो DB के लिए ऊंचाई क्या होगा? तो DB के सामने वाला शीर्ष ये E से DB पर खींचा गया लंब, तो DB को देखो पीछे की ओर बढ़ाया गया है। तो EF भी DB के लिए लंब होगा। ठीक से समझो। देखो हूबहू यही चित्र है। अगर DB आधार लेंगे त्रिभुज DBE में, तो इसको ऐसे हम घुमाते हैं। अब इधर तू ढक दो, तो त्रिभुज DBE ये आधार दिए हैं। तो इस आधार के सामने वाला शीर्ष ये इतना है, E शीर्ष है न, ये कौन? तो बिंदु E से DB आधार है, तो इसके सामने वाले कोण ये हुआ, तो इसका शीर्ष E बिंदु हुआ। अब E से DB पर लंब कैसे खींचेंगे? BD को पीछे की ओर बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा न जी? समझा कि नहीं समझा? ये चित्र ऐसे है। देखो ये DB आधार है, DB आधार है, तो इसके सामने वाला शीर्ष ये हुआ बिंदु E। अब यहाँ से DB पर लंब खींचेंगे तो DB को पीछे की ओर बढ़ाना होगा, तो यहाँ से लंब खींचो, इसको F मान लिए। सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया DBE 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार ले रहे हैं DB, ऊंचाई क्या होगा? EF होगा। अब इसको देखो तो यही पोर्शन काट लिए हैं। EDB ये पीछे की ओर F तक बढ़ाया गया है, तो F तक, तो ये कोण 90 डिग्री होगा ना। ये इस चित्र में ऐसे ही है, ध्यान से देखो। DB आधार, ई रंगीन चित्र के लिए देखो, DB आधार, इसके सामने वाला शीर्ष E से एक लंब खींचेंगे तो BD को पीछे की ओर बढ़ाना होगा, जो त्रिभुज में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो DB 1/2 गुने आधार, तो आधार DB ऊंचाई EF होगा। अब समझा? बोलो।
तो DBE का क्षेत्रफल ये निकला, यानी 1/2 गुने DB गुने EF। इसको मान लेंगे समीकरण 2। बोलो, इतनी बात को समझा? अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। 1 में 2 से भाग देने का अर्थ हुआ एरिया ADE बटा एरिया DBE बराबर कितना होगा? 1/2 गुने AD गुने EF। इसका हुआ, इसका 1/2 गुने DB गुने EF। कुछ कटेगा? 1/2 कट गया, EF कट गया। कितना बता? AD बटा DB। यहाँ इसको हम अलग से लिख लेते हैं, एरिया ADE बराबर AD बटा DB। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको मिटाएंगे। इसको समझ गया फाइनली? अब देखो, फिर अब दाईं ओर AE है ना, तो AE ये है, किस त्रिभुज में आता है? त्रिभुज ADE। तो AE को ध्यान में रखते हुए AE को आधार मानना है, तो त्रिभुज ले लेंगे ADE। तो एरिया ADE बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार माने हैं AE को, क्यों? क्योंकि बराबर के आगे AE है, तो AE। चलो बोलो ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE में AE को आधार माने, तो AE के सामने वाला शीर्ष D से DG लंब खींचा है, तो DG होगा, तो DG। इसीलिए एरिया ADE बराबर 1/2 गुने AE गुने DG। इसके बाद देखो EC है, तो EC ये है, इसमें ये त्रिभुज ले लो, ये वाला। ADE ये हो गया है। अब EC है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज EDC। अब एरिया EDC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कौन सा लेना है? EC को लेना है, तो EC। चलो ऊंचाई बोलो। EC के सामने वाला शीर्ष D है, ये कौन बनता है? तो बिंदु D से, EC के सामने बिंदु D है शीर्ष, तो D से एक लंब खींचेंगे, तो CE को आगे की ओर बढ़ाना होगा, जो कि बढ़ा हुआ है, तो ऊंचाई हो गया DG होगा, ये हो गया DG। इसीलिए एरिया EDC बराबर 1/2 गुने EC गुने DG। ये जो निकाले हैं इसको समीकरण 4 मान लो, और इसको समीकरण 5 मान लो। तो अब समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, यानी एरिया ADE
ये लिखना होगा समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, तो 4 ये हो गया, तो इसमें एरिया ADE बटा एरिया EDC तो एरिया ADE कितना है? एरिया ADE 1/2 गुने AE गुने DG फिर बटा एरिया EDC 1/2 गुने EC 1/2 गुने EC गुने DG। देखो DG कट गया, 1/2 कट गया, तो अंत में AE बटा EC बचा, AE बटा EC। इसको समीकरण 5 हुआ, ये 6 मान लेंगे, यानी एरिया ADE बटा एरिया EDC इसको समीकरण 5 है, 6 मान लेंगे। चलो इतनी बात तो लोग समझा, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे इसको ध्यान में रखना है, याद रखना आसान है। जो साबित करना है पहले AD निकाल दिए कैसे, फिर DB निकाले, इसके बाद AE निकाले, तब EC निकाले। इसके बाद पार्ट 7 में एक हम थ्योरम पढ़ाए थे 9th का, जिसकी आवश्यकता इसमें है। 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो इसमें देखो तो लोग, हूबहू यही चित्र है। ये रंगीन त्रिभुज 2 ठो है, त्रिभुज DBE, दूसरा है DEC। अब BC के समानांतर DE खींचे हैं, बनावट में बोले थे। तो अब ध्यान से देखो तो इसको देखो, DE और BC समानांतर है। आधार DE पर 2 त्रिभुज स्थित है, तो 2 समानांतर रेखा के बीच में है। आधार ED पर 2 त्रिभुज है, तो 2 समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज DEC। ऐसे घुमाओ, अब समझा ना अभी क्या कहे। तो इसमें त्रिभुज यानी एरिया DBC बराबर एरिया DBC बराबर एरिया किसका होगा बोलो? इधर से ही लेंगे, DBE E लेना है, DBE। ऐसे देखो, DBE का एरिया होगा इसका रंगीन पार्ट का, इसका बराबर होगा 2 समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर है, तो एरिया CED बोलो तो होगा ऐसा। तो समीकरण 6 में देखो, एरिया CED यानी किसी त्रिभुज को, जैसे मान लो
यहीं त्रिभुज है ए बी सी, इसको हम लोग कई ढंग से लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज बी सी ए या त्रिभुज सी बी ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन, ये त्रिभुज सी ई डी है, यहाँ देखो ई डी सी, तो सी ई डी इसको लिख सकते हैं ना। एरिया तीनों अक्षर मिल रहा है ना जी, आगे पीछे कर सकते हो, अभी बतलाए ना। सी है ई डी डी, तो इसको लिख सकते हैं ई डी सी। समझा बात को? तो समीकरण 6 में डी बी ई का मान रखने पर, सॉरी इसका मान ई डी सी का मान रखने पर, ई डी सी का मान रखेंगे तो इतना बराबर इतना है। तो समीकरण 6 में तो मान बैठा दो एरिया ए डी ई बटा एरिया ई डी सी, तो एरिया ई डी सी बराबर एरिया डी बी ई है, तो देख सकते हैं एरिया डी बी ई बराबर ए ई बटा ई सी। समीकरण 6 है, ये हो गया 7। तो समीकरण 3 और 7 को देखो, एरिया ए डी ई बटा एरिया डी बी ई बटा एरिया डी बी ई बराबर इतना है। एरिया ए डी ई या डी बी ई बराबर इतना है, तो समीकरण 3 और 7 से ये और ये बराबर होगा ना। तो लिख सकते हैं समीकरण 3 एवं 7 से ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखो हम लोग को यही साबित करना है। देखो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। साबित हो गया, अच्छी तरह समझा। अगर आवश्यकता हुई तो पार्ट 9 में इसका रिवीजन कर दिया जाएगा।